बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अरिथमेटिक बेसिकली वो मैथमेटिक्स है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये वो मैथमेटिक्स है जो आपको कारोबार में बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। यही मैथमेटिक्स कॉमर्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग में और बेशुमार फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। क्लास इस चैप्टर में आप प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कैसे शिफ्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट है कि ज़कात किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, 2.5% किस तरीके से निकाला जाएगा और सिमिलरली जायदाद को किस तरीके से तकसीम किया जाता है। ओके क्लास, सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ रेशो। व्हाट इज़ रेशो? अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। क्लास अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो, उनके दरमियान हम रिलेशन डिफ़ाइन कर दें तो रिलेशन वो कहलाएगा रेशो। बेसिकली वो रिलेशन किस तरीके से होता है? क्लास देखें, आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी आपके पास बी है। इनके दरमियान रिलेशन का मतलब आपने इस तरीके से रिलेशन डिफ़ाइन करना है कि ए डिवाइडेड बाय बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी। इसको पढ़ेंगे ए रेशो बी। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं रेशो। ठीक है, रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर एक बात बड़ी गौरतलब है कि जो दोनों क्वांटिटीज़ होंगी उनका जो यूनिट होगा वो सेम होगा, वो दोनों सेम यूनिट में ही मेजर की जाएंगी। लाइक आपके पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, आपको कहते हैं इसका रेशो फाइंड आउट करें। तो देखें, अगर पहली आपके पास जो क्वांटिटीज़ है, पहली क्वांटिटी है अगर वो रुपये में है, दूसरी क्वांटिटी भी अगर रुपये में है, तो आप इसका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रुपये में है, दूसरी डॉलर में है या यूरो में है, तो आप इनके दरमियान रेशो फाइंड नहीं कर सकते। पहले आपको कन्वर्ट करना होगा और दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में लेके आना होगा। सिमिलरली यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ 150 डिग्री है, तो यहाँ पर सेम यूनिट है, तो आप इनकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, सेम यूनिट्स नहीं है। तो सबसे पहले आप इस तरह कर लें कि सेंटीमीटर को मीटर में कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में कर लें, ताकि दोनों के यूनिट्स अगर सेम होंगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर हो जाए, या इसको भी मीटर कर लें तो ये भी मीटर हो जाए, तब इस केस में आप इसकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक आपने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने 750 डिवाइडेड बाय 1250 लिख देना है और आपने इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देना है। जब आप इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3/5। सिमिलरली क्लास आप इसकी भी रेशो फाइंड कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 150 कर देंगे और आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें और फिर इन दोनों क्वांटिटीज़ के आपस में रेशो फाइंड आउट कर लें। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है कि इक्वालिटी होती है दो रेशो के दरमियान। अगर हम इक्वालिटी लगा दें, दो रेशो को हम आपस में इक्वल रख दें, तो हमारे पास जो पूरी स्टेटमेंट तैयार होगी उस पूरी स्टेटमेंट को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लाइक हमारे पास ये एक रेशो है, ये दूसरी रेशो है, इन दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया है, तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बनेगी इसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। क्लास अगर हमारे पास द प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास प्रोपोर्शन में दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएं तो उस प्रोपोर्शन को हम कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास पूरी 4.1 एक्सरसाइज है, तो हम वहाँ जाकर इसको डिटेल में आसानी से एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब क्लास हमारे पास प्रोपोर्शन की आगे से दो टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लास इसको आसानी से समझने के लिए आप इस तरह समझें कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, मतलब कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके मुताबिक ही एक ख़ास मिकदार में बढ़ रही है, और अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है दूसरी भी सेम मिकदार में ही कम हो रही है, मतलब कि एक ख़ास मिकदार है। लाइक एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ को कम कर रहे हैं दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, मतलब कि दोनों का सेम तरीक़ाकार है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन में हम कह देंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लिखा हुआ है यहाँ पर द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज़, दो रेशोज़ का आपस में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज। एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ किया जाए
तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ किस में होता है? अदर क्वांटिटी में। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर दिया तो दूसरी में भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक अगर आपके पास सबसे जो फेमस एग्जांपल है, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो आपकी जो बाकी सारी अशियाँ हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। सिमिलरली आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है, डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी कॉज, इसी का दूसरा रुख है, ये सेम बातें, दोनों बातें सेम है। डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी कॉजेज आ प्रोपोर्शनल डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली उसके साथ कम हो। मतलब कि अगर पेट्रोल की प्राइस कम होगी तो बाकी अशिया की प्राइस भी कम होगी। आसान लफ्ज़ों में समझें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरी की भी ऑटोमेटिकली उसके साथ इंक्रीज़ होगी। क्लास अगर हम बाज़ार से शॉपिंग करने के लिए अगर हम जाएं, सामान लेने के जाएं नाश्ते के लिए, अगर हम वहाँ से ब्रेकफास्ट में एक्स परचेज़ करते हैं, अगर हम 1 डज़न लेते हैं तो हमारे पास जो प्राइस होगी लाइक वो फ़िक्स आप लाइक 100 का लें। अगर आप क्वांटिटी 2 कर देंगे, 2 डज़न कर देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप 3 करेंगे, 3 डज़न एक्स लेंगे तो आपके पास प्राइस ऑटोमेटिकली और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि अगर आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो प्राइस भी आपके पास बढ़ रही है, मतलब कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप इनकी तादाद कम करेंगे, एक्स की तादाद कम करेंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी, एक्स की तादाद कम करेंगे प्राइस भी कम हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास सेकंड एग्जांपल्स है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी सैलरी बनेगी। अगर 2 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी लाइक आप कह लें कि 1 लाख है, अगर 4 होंगे तो क्या सैलरी बन जाएगी? अगर 4 होंगे तो सैलरी 2 लाख बन जाएगी। सिमिलरली अगर उनकी वर्कर्स की तादाद को कम कर दिया जाएगा तो सैलरी भी ऑटोमेटिकली उनकी कम बनेगी। सिमिलरली आपके पास थर्ड एग्जांपल है, अगर जो वर्कर्स है उनके वर्किंग आवर्स अगर 6 हैं, अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो सैलरी अगर उनकी 500 है तो 7 घंटे काम करने से सैलरी और बढ़ेगी। मतलब अगर ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा सैलरी बनेगी, आवर्स वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, इसलिए अक्सर वर्कर्स कहते हैं कि हम ओवर टाइम लगाते हैं ताकि हमारी सैलरी ज़्यादा बन सके। वर्किंग आवर्स ज़्यादा होंगे तो सैलरी भी ज़्यादा, वर्किंग आवर्स कम होंगे तो सैलरी भी कम। अब वर्किंग मैन है, नंबर ऑफ़ स्वेटर्स, अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा स्वेटर्स को बना पाएंगे, अगर कम लोग हैं तो कम स्वेटर्स को बना पाएंगे। सिमिलरली लेंथ ऑफ कारपेट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बाज़ार से कारपेट लेने जाते हैं, अगर उस कारपेट की लेंथ ज़्यादा कर देंगे तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम उसकी लेंथ कम रखते हैं तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कम होगी। मतलब कि लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है, लेंथ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है। ये सारी आपके पास जो एग्जांपल्स है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्लास अब हम बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इसको भी आप आसान लफ्ज़ों में समझें कि अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, इसमें उलट है, उसमें ये था कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, मतलब कि सेम तरीके से ग्रो होता है या उसमें डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम तरीके से था। लेकिन इसमें क्या था, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो। लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज़ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक में इंक्रीज़ होता है तो कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीज़, एक के बढ़ने से दूसरे में कमी आती है। डिक्रीज़ इन अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी में उसके बरक्स कमी आएगी। अगर एक में कमी आ रही है तो दूसरे में उसके बरक्स ज़्यादती आएगी, मतलब कि वो ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर आप मिसाल इसकी लें कि जो वर्किंग मैन है अगर वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, मज़दूरों की तादाद अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो अगर एक काम को ख़त्म करने के लिए हमें 5 दिन चाहिए, अगर मज़दूर की तादाद डबल कर देंगे तो दिन और कम लगेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप आदमी ज़्यादा कर दोगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ठीक है, मतलब कि आपने एक रोड बनाना है, अगर 10 मज़दूर लगे हुए हैं तो वो 5 दिन में ख़त्म होता है। अगर आप 20 मज़दूर कर देंगे तो दिन 5 नहीं लगेंगे बल्कि उससे कम लग जाएंगे। सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ़ मैन है, राशन है। अब यहाँ देखें बच्चों, अगर आपके पास आदमी ज़्यादा होंगे तो राशन आपके पास कम होगा। लाइक अगर आपके पास 10 किलो मिल्क है, आदमी आपके पास 10 है तो हर बंदे के लिए एक केजी मिल्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप आदमी 20 कर देते हैं तो हर एक के पास आधा किलो मिल्क आएगा। ठीक है, हाफ़ केजी आएगा। सिमिलरली आदमी बढ़ाएंगे तो जो फूड और जो राशन होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। क्लास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कहता है 30 मैन रिपेयर अ रोड,
30 आदमी रोड बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं इन 56 डेज़, और उनको जो टाइम लग रहा है वो 56 डेज़ है बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, और वो एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं। 30 लोग हैं, 56 डेज़ लगातार काम करेंगे और एक दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं। कहते हैं इन हाउ मैनी डेज़ 45 मैन, मतलब कि हमने जो फाइंड करना है वो डेज़ फाइंड करने हैं। हाउ मैनी डेज़ 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड। अगर हम आदमी की तादाद 45 कर देते हैं और एक दिन में वो 7 घंटे काम करेंगे, तो फिर रोड कितनी देर में तैयार होगा। मतलब कि पहले आदमी 30 थे, अब 45 कर दिए। पहले वो एक दिन में 6 घंटे काम करते थे, अब 7 घंटे काम करेंगे। पहले 56 डेज़ लग रहे थे, अब पूछ रहे हैं आपके पास कितने दिन रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीकाकार है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आप सबसे साइड पे लिख लें। क्लास सबसे पहले आप हेडिंग बना लें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपने नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप डेज़ की हेडिंग सबसे साइड पे बना लें। इसमें आप डेज़ पुट करेंगे। सिमिलरली जो बाकी दो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी, जो जहाँ मर्ज़ी लिख लें उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप हमेशा साइड पे लिखने की कोशिश करें। ये मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब आपने दूसरी हेडिंग आपके पास मैन की है, तो आप यहाँ पर मैन की हेडिंग बना लें, और देन फिर आपके पास आवर्स की हेडिंग है, तो आप यहाँ पर आवर्स लिख लें। पहले डेज़ आपके पास 56 थे, आदमी आपके पास 30 थे और 6 घंटे काम कर रहे थे। फिर कहता है कि कितने दिन लगेंगे वो फाइंड कर लो। हम उसको नाम दे देते हैं अननोन वैल्यू को एक्स का। सिमिलरली आदमी कितने थे अब आपके पास 45 हो गए हैं और एक दिन में वो 7 घंटे काम कर रहे हैं। क्लास ये हमने डाटा लिख लिया। जो चीज़ हमें नहीं पता हम हमेशा कोशिश करेंगे उसको एक साइड पे लिख लें। और क्लास पहला एरो जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा देंगे। ये एरो आप हमेशा इस तरह एरो लगा लें, ये एरो आप हमेशा अपनी मर्ज़ी से लगा लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। आप नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें। हमने ऊपर लगा लिया। अब आप देखें, अब आप कंपैरिजन करें। लाइक मैंने जो आपको पहले एग्जांपल्स दी थी उसमें जस्ट आपके पास हेडिंग लिखी हुई थी, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमने कंपेयर कर लिया था। सेम उसी तरीके से आप सोचें कि अगर दिन ज़्यादा होंगे तो क्या आदमी की तादाद आदमी ज़्यादा होने से डेज़ ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे। तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे बल्कि दिन तो कम लगेंगे। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही होगी तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो एरो डिफरेंट लगा देंगे। अगर ये ऊपर वाली साइड पे तो ये एरो नीचे वाली साइड। हमने जस्ट इस हेडिंग को देखना है, हमने नीचे वाला हिस्सा नहीं देखना। जस्ट इसको कंपेयर करें कि आदमी के बढ़ाने से क्या डेज़ में ज़्यादती आएगी या कमी आएगी। तो आदमी के बढ़ाने से दिन कम होंगे, तो एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो एरो डिफरेंट लगा लेंगे। फिर आप देखें अगर आवर्स को बढ़ाने से डेज़ में फ़र्क आ रहा है। अब देखें अगर आप एक दिन में 10 घंटे काम करेंगे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। पहले अगर आप 6 घंटे काम कर रहे थे तो आपको ज़्यादा दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में इसका एरो अगर ऊपर को है तो ये एरो नीचे को आ जाएगा। अब क्लास ये एरोस लगाने के बाद आपने गौर से प्रोसीजर देखना है कि आपने देखना नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जो हिस्सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है उसको आप ऊपर लिख लें, और एरो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो आप नीचे लिख लें। फिर यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएं, क्योंकि ये साइड जो नहीं पता थी उसको हमने एक साइड पर रखा था। फिर जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो हिस्सा ऊपर, जहाँ पर एरो ख़त्म हो रहा है वो हिस्सा नीचे। ये वाली वैल्यूज़ को आप हमेशा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो नीचे। अब क्लास आप क्या करें, 30 डिवाइडेड बाई 45, 6 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। अब क्लास आप सिंपली करें, आप बाय द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर कर लें या आप मैनुअली सोल्व कर लें। आप इस तरह करें कि ऊपर वाले सारे हिस्से को मल्टीप्लाई करें। लाइक आपने 30 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 56 किया, आंसर 10080 आया आपके पास, 10080। अब सिमिलरली हम नीचे वाले हिस्से को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई 7 315। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दें, 10080 डिवाइडेड बाई 315, द आंसर इज़ 32। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 32। अब ये चीज़ क्या थी बेसिकली, एक्स ये था कि कितने दिन आपको चाहिए, कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे।
तो आपको पता लगा कि ये काम आपका 32 डेज़ में हो जाएगा। पहले 56 डेज़ लग रहे थे, अब जो आपका काम है वो 32 डेज़ में हो जाएगा। क्लास आज के लिए इतना ही, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और आप कोशिश करें कि डेफिनेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और बाकी क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।